हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर श्याम वशिष्ठ। बीकॉम फाइनल के आपके जो सब्जेक्ट है आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग, उसमें प्राइसिंग का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में बताया। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं अब, और आज हम करेंगे कि जो प्राइसिंग है उसकी डिटर्मिनेशन की प्रोसीजर या उसके स्टेप्स क्या हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत निर्धारित करने की कौन सी विधि है। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस प्रोसेस को, प्राइसिंग की डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो देर इज़ नो स्टैंडर्ड मैकेनिज्म टू डिसाइड द प्राइसेस, टू डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ ए प्रोडक्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू गो थ्रू सम प्रोसीजर विच इज जनरली एक्सेप्टेड। तो अब जो स्टेप्स हैं या प्रोसीजर है प्राइस डिटर्मिनेशन का, ये जो आमतौर पे जो निर्धारित करते समय कीमत को हम जो स्टेप्स जिनको काउंट करते हैं, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि सेटिंग प्राइस ऑब्जेक्टिव्स। हर संस्था को, हर कंपनी को, हर प्रोडक्शन हाउस को ये देखना पड़ेगा कि हमारा व्यापार करने का उद्देश्य क्या है, और व्यापार करने के उद्देश्य के साथ से ये हम देखेंगे कि प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ये होता है इंटरनेशनल जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, सबसे पहले कीमत का उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि भाई उन्होंने विदेशी मार्केट में इंट्रोडक्शन देना किसी प्रोडक्ट को, यानी एंट्री लेवल है, या कंपटीशन की जो पहले जो इकाइयां हैं जो हमें कंपटीशन देंगी सिमिलर प्रोडक्ट में, उनकी हिसाब से, उनके जो कंपटीशन का लेवल है उसके हिसाब से हमें अपना प्राइसिंग करना है, या बाज़ार का जो शेयर है, मार्केट शेयर, उसको बढ़ाना है, या जो सरप्लस है, जो सेकंड का माल है एक किस्म से, या जो डोमेस्टिक मार्केट में बेचने के बाद बच गया, उसको हमें बाहर बेचना है। या कई बार क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे सरकारों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस होते हैं कि मिनिमम डब्ल्यूएचओ की ये हो सकती है कोई कंडीशन, या किसी और जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इनकी कोई ना कोई इस तरह की गाइडलाइंस हो सकती हैं जिसके हिसाब से आपको मिनिमम निर्यात या एक्सपोर्ट इतना करना ज़रूरी होता है, तो उसको पूरा करना है। हर दशा में देखिए, जब प्रवेश लेंगे तो हमें प्राइसेस कम रखने पड़ेंगे। अगर सरप्लस बेच रहे हैं तो भी प्राइस हमें कम रखने पड़ेंगे। और अगर निर्यात अनिवार्यता की शर्त को हम पूरा करते हैं, तो इस तरह से अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पे हम क्या देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है उसको सेट करना पहला स्टेप हो गया, यानी सेटिंग pricing objective is the first step in the procedure of price determination in international market. Then we go to the next one, और नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ इस प्रोसीजर में, वो है एनालाइजिंग टारगेट मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लक्षित बाजार है आपका, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इस स्टेप के अंतर्गत हम क्या करेंगे, जो टारगेट मार्केट है, जिस देश के मार्केट में हम एंट्री लेना चाह रहे हैं या वो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वहाँ पे कंपटीशन का लेवल क्या है, तो वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी परचेजिंग हैबिट्स क्या हैं, वहाँ पे प्राइस को इफ़ेक्ट करने वाले लीगल हमारे कौन कौन से रेगुलेशंस हैं, या एक्सपोर्ट के आपके टैक्सेस क्या हैं, इंपोर्ट के टैक्सेस क्या हैं, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी या प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है,
इन सब चीज़ों को विदेशी बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा का स्तर अधिक है या कम है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उपभोक्ताओं की विशेषताओं का विश्लेषण भी किया जाता है, जैसे कि उपभोक्ता का आय का स्तर क्या है, उनकी आयु क्या है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनका क्रय करने का उद्देश्य क्या है, या उनकी परसेप्शंस क्या हैं, उनकी कल्चर क्या है, वो किस तरह के रेट्स प्रेफर करेंगे किसी भी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को ख़रीदते हुए। तो वो जो टारगेट मार्केट है, उस मार्केट का, उसकी सरकार का, उसकी इकोनॉमी का, और साथ में वहाँ के कंज्यूमर्स का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, एनालाइज करनी पड़ेंगी। यानी दूसरा स्टेप हुआ एनालाइजिंग द टारगेट मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पहला था सेटिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा एनालाइजिंग टारगेट मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया है कंज्यूमर, देखिए ये पहले भी मार्केटिंग के आप स्टूडेंट्स हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट करना चाहूँगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर तो वो व्यक्ति है जो बाज़ार में जा कर के किसी भी वस्तु को ख़रीदता है, और कंज्यूमर वो होता है जो वास्तव में उस वस्तु का, उस प्रोडक्ट का उपभोग करता है। यानी इस्तेमाल करने वाला, प्रयोग करने वाला व्यक्ति कंज्यूमर है। वो कस्टमर हो या ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कस्टमर तो वही है जो ख़रीदता है, और जो कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर है। ओके, अब हम अगली स्टेप पे, इस पे चलते हैं प्रोसीजर में। वो है एनालाइजिंग मार्केटिंग पॉलिसीज ऑफ बिजनेस यूनिट, व्यावसायिक इकाई की विपणन नीतियों का विश्लेषण करना। जो इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, जो इंचार्ज हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके संबंध में आपकी मार्केटिंग जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं। जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, हाई क्वालिटी का है, तो आप प्रोडक्ट की कीमत अच्छी रख सकते हैं, यानी ज़्यादा रख सकते हैं। यदि मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटियर ये सोचता है कि अलग अलग रंगों, डिज़ाइनों, आकारों में आप उपलब्ध करवा दिए, यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आप लॉन्ग टर्म गारंटी वारंटी देते हैं, तो उत्पाद की कीमत ज़्यादा हो सकती है। यदि विदेशी बाज़ार में प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए बहुत प्रयास किया गया है, विज्ञापन अच्छे किए गए हैं, इमेज अच्छी हो गई है, तो भी क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कीमत रखी जा सकती है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी जितने भी स्ट्रेटजीज हैं उनका विश्लेषण किया जाएगा, और ये विश्लेषण लंबा और जटिल है, पैसे भी इसमें खर्च होते हैं। आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए, एजेंट्स के लिए, अंतिम उपभोक्ता तक, आखिरी कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि नेटवर्क क्या है, इसकी चेन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या हैं। तो उसके हिसाब से हम अफोर्डेबिलिटी भी देखेंगे, क्योंकि पिछले पॉइंट में हमने अफोर्डेबिलिटी की भी बात की, और इसमें हमने विश्लेषण किया हमारी जो मार्केटिंग की जो पॉलिसीज थी, स्ट्रेटेजीज थी, उनका। तो ये तीसरा स्टेप था इसका, एनालाइजिंग मार्केटिंग पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस। देन फोर्थ स्टेप, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट। देखिए, जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो हमेशा उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होती है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, देन सेलिंग प्राइस हमारा आता है। तो नेचुरल सा है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो क्या होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट हमेशा इसकी प्राइस से कम होगी। इसलिए जो प्रोडक्ट की अलग अलग लागतों का विश्लेषण किया जाएगा, जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, आपके ऑफिस ओवरहेड्स हैं, आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स जो अनुमानित हैं, ठीक है, निर्यात के सारे खर्चे हैं, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस हैं, या आपका जो रास्ते का जो इंश्योरेंस होता है, या डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा है, एक्सपोर्ट से संबंधित या इंपोर्ट से संबंधित जो भी रेगुलेशंस हैं उसके खर्चे हैं, एक्सचेंज रेट में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, फ्लक्चुएशन होते हैं, उसकी सेफ्टी के हिसाब से आपको जो व्यय करने पड़ते हैं। ठीक है, आप
जो विदेशी आपके एजेंट हैं उनको आप कमीशन देंगे, ये सारे के सारे खर्चे आप उसमें कॉस्ट में डालते हैं। शॉर्ट टर्म में जो कीमत है आपकी वो परिवर्तनशील लागत से अधिक होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में, लेकिन दीर्घकाल में कीमत स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों के योग से ज़्यादा होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में जो प्राइस है, जो फिक्स कॉस्ट और आपकी वेरिएबल कॉस्ट दोनों के टोटल से ज़्यादा होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से भी ज़्यादा होगी तो भी चलेगा। तो इस तरह से ये जो चौथा स्टेप है ये है एस्टिमेशन of the cost, estimating the cost of the product. This is very important step. Then we come to the next point, which is estimating the value of the export incentives. अलग अलग देशों की सरकारें क्या करती हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो विभिन्न तरह के प्रोत्साहन देती हैं, जैसे आपको टैक्सेस में कोई छूट दे दी या सब्सिडी दे दी, या आपको रियायती दरों पे कोई ऋण उपलब्ध करवा दिया, कच्चा माल, टेक्नोलॉजी या आपके कैपिटल गुड्स हैं उनको ड्यूटी फ्री कर दिया। ठीक है, इस तरह की बहुत सारे प्रोत्साहन आपके मोटिवेशन आपको मिलता रहता है, आपको एनकरेज किया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि बतौर निर्यातक निर्यात किए जाने वाले उत्पादकों के जो मूल्य है उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें सरकार आमतौर पे ऐसा करती है कि विभिन्न तरह के निर्यात प्रोत्साहन देती है। तो हम ये देखेंगे कि हमें बतौर एक्सपोर्टर क्या क्या इंसेंटिव्स वो गवर्नमेंट दे रही है जहां हम टारगेट मार्केट को देख रहे हैं। देन नेक्स्ट इज ascertaining प्राइस रेंज एंड असेसिंग प्रॉफिट्स, कीमत विस्तार और लाभों का अनुमान लगाना। इस चरण में हम क्या करेंगे, प्राइस रेंज को निर्धारित करेंगे और उसके लिए क्या करते हैं, जो डिमांड का लेवल है, डिमांड की आपकी इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या कंपटीशन का लेवल है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप प्राइस के लेवल्स पर आप क्या करेंगे, सेल्स और प्रॉफिट्स का अनुमान लगाएंगे, एस्टिमेशन करेंगे। यदि उत्पाद की मांग की कीमत लोच अधिक है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर, तो ऐसी दशा में उत्पाद की कीमत कम रखनी पड़ेगी, बिकॉज प्राइस इलास्टिसिटी आपकी ज़्यादा है। क्योंकि अधिक कीमत होने पर क्या होगा, अधिक कीमत होने पर मांग बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो मांग का नियम है। ठीक है, परंतु यदि मांग की कीमत लोच कम है तो उत्पाद की कीमत अधिक रखी जा सकती है। विभिन्न कीमत के लेवल्स पे हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभों का अनुमान लगाया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि कीमत बहुत कम रखने से निर्यातों की भौतिक मात्रा यानी फिजिकल क्वांटिटी वो तो बढ़ जाए, लेकिन कुल लाभ में कमी आ जाएगी। इस तरह से उत्पाद की कीमत बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, प्रति उत्पाद लाभ तो बढ़ जाएगा, परंतु निर्यात की कुल भौतिक मात्रा कम होने से कुल लाभ में कमी आ सकती है। तो इस स्टेप में हम जो 6th स्टेप है इसमें हम असरटेन करेंगे प्राइस रेंज और प्रॉफिट्स को। देन द लास्ट स्टेप इज असरटेनिंग फाइनल प्राइस, अंतिम मूल्य निर्धारित करना। इसके लिए क्या करेंगे, इस स्टेप में हम क्या करेंगे, जिस कीमत स्तर पर लाभ अधिकतम है उस स्तर पर कीमत का निर्धारण कर लिया जाता है। अलग अलग लेवल्स हमने एसेस किए और हम देखेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कहाँ हो रहा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जहाँ हो रहा है हम उसको फिक्स कर लेंगे। इस स्टेप में सभी जो आपके स्टेप्स जो अर्लियर हमने लिए हैं उसको हम एक कंपैरेटिव स्टडी देते हुए, एनालाइज करते हुए इंटरप्रेट करेंगे, एक स्पेशल प्राइस का हम चयन करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्काउंट पॉलिसीज़ हैं, हमारी क्रेडिट पॉलिसीज़ हैं, हमारे ट्रेड डिस्काउंट्स हैं, कैश डिस्काउंट्स हैं, या और कोई अन्य किसी किस्म की कोई चीज़ हमारे दिमाग में प्राइस को निर्धारित करते हुए आती है तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ये हैं स्टेप्स आपके। अब हम इस लेक्चर के आखिर में बात करते हैं प्राइसिंग पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज़ या मेथड्स जो अपनाए जाते हैं, जो आपने पहले भी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में पढ़े होंगे।
अब ये इंटरनेशनल मार्केटिंग में तो इंटरनेशनल लेवल पे भी पॉलिसीज़ वही रहेंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ कंपटीशन हम देखते हैं, अबव कंपटीशन, बिलो कंपटीशन, एट पार विद द कंपटीशन। अगर कंपटीशन से ऊपर हमें करना है तो हम क्वालिटी बहुत अच्छी रखते हैं, कंपटीशन से नीचे हमें करना है तो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, काम चलाऊ है, प्रोडक्शन को हम इंट्रोडक्शन के स्टेज पे लेके आए हैं। और एट पार विद कंपटीशन है तो हमें जो विपणन करता है विदेशी बाज़ारों में, उसके कीमत युद्ध से हम, जो प्राइस वॉर है उससे हम बचना चाह रहे हैं, तो वैसी छवि के उत्पाद, वैसी छवि के प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा, लागत के आधार पर हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट। देखिए, कोस्ट के बेस पे जब हम प्राइसिंग पॉलिसीज बनाते हैं तो कोस्ट प्लस प्राइसिंग पॉलिसी ऐसी होती है कि मार्कअप प्राइसिंग पॉलिसी है या मार्जिनल कोस्ट है या मार्केट सेगमेंटेशन है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम प्राइसिंग को बनाते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिमांड, ठीक है, जैसे मैंने पिछले उसमें स्टेप्स में भी आपको बताया कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी कम या ज़्यादा है तो उसके हिसाब से कीमतें भी हम कम या ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद स्किमिंग द क्रीम पॉलिसी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम शुरू में ही इंट्रोडक्शन की स्टेज में IPLC जो इंटरनेशनल प्राइस जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इंट्रोडक्शन की स्टेज पे ही इनोवेटिव और बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बना करके उसका प्रमोशन अच्छा करके हम शुरू में ही इंट्रोडक्शन की स्टेज में ही बहुत अच्छा लाभ कमाने की स्थिति में ऐसे में होते हैं, तब हम ये स्किमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी अपनाते हैं। देन मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी होती है, जब हम प्रवेश की अवस्था में होते हैं तो हम क्या करेंगे, आम तौर पे पेनिट्रेशन में अपना मार्केट शेयर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टेज पे होते हैं तो हम प्राइसेस को कम रखते हैं। फिर यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी, एक मूल्य स्टैंडर्ड प्राइस पॉलिसी जिसको बोलते हैं। कई बार हम दुकानों पे भी जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि हमारे यहाँ एक ही मूल्य पे वस्तु मिलती है, ठीक है, या ये होता है कि बार्गेनिंग ना करें, बार्गेनिंग इज़ नॉट अलाउड। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं या अपनी इमेज, अपनी कंपनी की इस तरह की बना सकते हैं जहां आप ये कहें कि वी सेल द प्रोडक्ट ऑन स्टैंडर्डाइज प्राइस, वन प्राइस पॉलिसी, यूनिफॉर्म प्राइस पॉलिसी आप अपना सकते हैं। डिफरेंटेड या डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी भी आप अपना सकते हैं। अलग अलग देशों में टैरिफ रेट्स हैं, टैक्स रेट्स हैं, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वहाँ की कंपटीशन है, वहाँ की सोशो कल्चरल कंडीशंस हैं, वहाँ की आपकी कोस्ट, परिवहन कोस्ट या फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके चार्जेस कम या ज़्यादा होते हैं, तो एक डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी भी आप अपना सकते हैं। इसके साथ साथ 2 tier प्राइसिंग पॉलिसी, जोनल डिलीवरिंग प्राइसिंग पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी या फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग पॉलिसी है, ओड प्राइसिंग पॉलिसी है, प्रीमियम प्राइसिंग पॉलिसी है, या लो प्राइसिंग पॉलिसी और ओरिजिनल इक्विपमेंट एंड हाई प्राइस पॉलिसी फॉर स्पेयर पार्ट्स एट्सेट्रा। तो इस तरह से बहुत सारी प्राइसिंग पॉलिसीज़ आपके पास इंटरनेशनल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं और उसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो हम चर्चा करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने सबसे पहले प्रोसीजर बताया, आपको स्टेप्स बताए फॉर इंटरनेशनल प्राइस डिटर्मिनेशन के, और उसके बाद बात की हमने कि व्हाट आर द प्राइसिंग पॉलिसीज़ अवेलेबल फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर, और इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी प्राइसिंग पॉलिसीज़ आपके पास विकल्प के तौर पे अवेलेबल हैं, और उनमें से जो बेहतरीन आपके लिए होती है नेचुरली आप उसका चुनाव करते हैं, चयन करते हैं। तो यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ये लेक्चर हम अब यहीं इसको विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।